बीए सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री की इस क्लास नंबर 6 में आपका स्वागत है। ये क्लास है हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया 1206 एडी टू 1757 एडी, मध्यकालीन भारत का इतिहास 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं यूनिट 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, और केवल आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, उसकी एक्सप्लेनेशन भी इसके साथ होगी। और ये एक्सप्लेनेशन आपको फायदा देगी उन क्वेश्चन में जो इन्हीं से मिलते जुलते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि यूनिट 2 से यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके बचने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी। जैसे हमने यूनिट 1 में पढ़ा था द अर्ली तुर्क्स एंड खिलजीज, प्रारंभिक तुर्क और खिलजी, ऐसे यूनिट 2 में आपको पढ़ना है द तुगलक्स एंड लोदीज। ये हमारी क्लास नंबर 6 है। इससे पहले की क्लासेस को यदि आप देखना चाहते हैं तो आपको चैनल पर जाना पड़ेगा। उसके बाद आप जाइएगा प्लेलिस्ट सेक्शन में, और उस प्लेलिस्ट सेक्शन में कहीं पर आपको मिल जाएगा बीए सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया 1206 टू 1757 एडी। इस नाम से आपको कहीं पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और फिर इस पे क्लिक करके आप सभी क्लासेस को अपने हिसाब से क्रमानुसार सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। इनमें एमसीक्यू क्लासेस भी हैं और थ्योरी वाली क्लासेस भी हैं। अभी ये जो हमारी आज की क्लास नंबर 6 है, इसमें हम एमसीक्यू करने वाले हैं, और आने वाली कुछ क्लासेस में मेरा ये टारगेट होगा कि मैं सभी 8 यूनिट के एमसीक्यू आपको खत्म करा दूं। फिर हम आराम से थ्योरी वाली क्लासेस करेंगे, क्योंकि थ्योरी वाली क्लासेस में तो अभी यूनिट 1 भी कंप्लीट नहीं हुई है। अब जिनका एग्जाम डेस्क्रिप्टिव है, ये बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो डेस्क्रिप्टिव एग्जाम ले रही हैं, और कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम लेती हैं। तो देखिए, जिनका डेस्क्रिप्टिव एग्जाम है उनके लिए भी ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं हर एक एमसीक्यू के बाद आपको एक एक्सप्लेनेशन कराता हूं, उस चीज को समझाता हूं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन यहां से मोहम्मद बिन तुगलक से आया, तो मैं आपको केवल उसका उत्तर नहीं बताऊंगा, वहां मैं आपको बताऊंगा कि मोहम्मद बिन तुगलक की कौन कौन सी योजनाएं थी, आखिरकार क्यों इतिहास में उसको पागल राजा या विरोधों का मिश्रण कहा गया है, क्यों उसको रक्त पिपासु कहा गया है, ऐसे उसने क्या काम किए कि उसको इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कह दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी आपके शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वो इनसे बहुत बेहतरीन तरीके से कवर हो जाएंगे, और आपको एक एक चीज अच्छी प्रकार से समझ में भी आएगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं यूनिट 2, और यूनिट 2 है द तुगलक्स एंड लोदीज। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा? इसमें हमें तुगलक वंश यानी तुगलक डायनेस्टी, और इसके बाद इसी में तुगलक वंश के बाद सल्तनत काल में ही आता है सैयद वंश, और उसके बाद लोदी वंश, और फिर इसके बाद दिल्ली सल्तनत का पतन, द सैयद डायनेस्टी, लोदी डायनेस्टी एंड द डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत। इसी में क्वेश्चन आते हैं दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था से भी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत, और प्रश्न आते हैं सल्तनत काल की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक व्यवस्था से भी, सोशल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द सल्तनत पीरियड, और सल्तनत काल की स्थापत्य कला यानी सल्तनत काल का आर्किटेक्चर, चित्रकला यानी पेंटिंग, और साहित्य यानी लिटरेचर। इन सभी से प्रश्न आते हैं। अभी देखिए, आज की क्लास में तो हम एमसीक्यू करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं, एमसीक्यू केवल आंसर नहीं बताऊंगा, आपको एक एक चीज अच्छे से समझा दूंगा, जिससे कि आपको रटना ना पड़े। अब आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन देखिए ध्यान से। मैंने ये क्वेश्चन आपको पिछली क्लास में कराया, और ये क्वेश्चन था कि सल्तनत कालीन प्रथम भारतीय मुस्लिम सुल्तान कौन था? द फर्स्ट इंडियन मुस्लिम सुल्तान ऑफ सल्तनत पीरियड वॉज, और इसका सही आंसर था नसरुद्दीन खुसरो शाह। और उसी समय मैंने आपको यह भी बताया था कि खिलजी वंश का जो अंतिम सुल्तान था वो था मुबारक शाह खिलजी, और इसी मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी गई, और ये नसरुद्दीन खुसरो शाह सुल्तान बन गया। भाई आप अच्छी प्रकार से जानते हैं, सल्तनत काल में पहला वंश था गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, और मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि खिलजी वंश का अंतिम सुल्तान था मुबारक शाह खिलजी। इसी मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी गई और सुल्तान बन गया नसरुद्दीन खुसरो शाह। लेकिन यहां भी एक चीज को समझिए, ये नसरुद्दीन खुसरो शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला भारतीय मूल का धर्मांतरित यानी धर्म बदलने वाला मुस्लिम शासक था। इसने अपना धर्म बदल लिया था और यह मुस्लिम बन गया था, और इसने अपने शासन काल में भारतीय मुसलमानों और हिंदुओं को उच्च पद दिए, हायर पोस्ट दी, जिससे विशेषाधिकार प्राप्त जो तुर्की अमीर थे, जो टर्किश अधिकारी थे, वो भड़क गए, और उन्होंने खुसरो शाह के खिलाफ नारा दिया, इस्लाम खतरे में है। और फिर अंत में गाजी मलिक ने नेतृत्व किया इसके खिलाफ विद्रोह का, और इसको पराजित कर दिया नसरुद्दीन खुसरो शाह को, और तुगलक वंश की स्थापना हो गई। भाई देखिए, यूनिट 2 की शुरुआत ही किससे हो रही है? तुगलक वंश से। हमें इसमें पढ़ना ही क्या है?
तुगलक वंश से लेकर के लोधी वंश तक। तो हमें सबसे पहले वो जो लिंक है, वो कड़ी है, उसको जोड़ना पड़ेगा। अब आते हैं हम अपनी आज की क्लास के पहले प्रश्न पर, और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द तुगलक डायनेस्टी? तो तुगलक वंश की स्थापना की थी ग्यासुद्दीन तुगलक ने। आइए इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहां से घुमा कर भी आ सकता है। तो देखिए, ये जो ग्यासुद्दीन तुगलक था, इसका असली नाम था गाजी मलिक। तो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि ग्यासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? इसका नाम था गाजी मलिक। और ये गाजी मलिक अलाउद्दीन खिलजी के समय में पंजाब क्षेत्र का एक बहुत बहादुर सेनापति था, जिसने कई बार मंगोलों के अटैक को भी रोका था। और अभी अभी मैंने आपको यह बात भी बताई कि खिलजी वंश के अंतिम सुल्तान मुबारक शाह की हत्या करके जब पहला भारतीय मुस्लिम सुल्तान नसरुद्दीन खुसरो शाह गद्दी पर बैठा, तो तुर्क अमीर, तुर्क अधिकारी उसके खिलाफ हो गए, और उन्होंने इसके विरुद्ध, यानी इस नसरुद्दीन खुसरो शाह के विरुद्ध, इस्लाम का शत्रु, इस्लाम खतरे में है, ऐसे ऐसे नारे लगाए। और फिर इस नसरुद्दीन खुसरो शाह के खिलाफ हुआ विद्रोह, उस विद्रोह का नेतृत्व किया गाजी मलिक ने, और इस गाजी मलिक ने नसरुद्दीन खुसरो शाह को हरा दिया, और इसको युद्ध में हराकर 5 सितंबर 1320 में दिल्ली में तुगलक वंश की नींव रखी। तो एक प्रश्न यहां से बन जाता है कि तुगलक वंश की स्थापना कब हुई? 5 सितंबर 1320। किसने की? गाजी मलिक ने की, और सुल्तान बनने के बाद यह बन गया ग्यासुद्दीन तुगलक। कहने का मतलब, गद्दी पर बैठते समय उसने अपना नाम क्या रख लिया? ग्यासुद्दीन तुगलक रख लिया। अब एक बात को और आप अच्छी प्रकार से समझ लीजिए। देखिए, दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए हैं: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश और लोधी वंश। अब यदि आप इन पांचों वंशों को देखेंगे, इन पांचों साम्राज्यों को देखेंगे, तो इनमें तुगलक वंश का जो काल है वो सबसे ज्यादा लंबा है। तुगलक वंश ने दिल्ली पर लगभग 94 वर्षों तक शासन किया। 1320 ईस्वी से लेकर के 1414 तक तुगलकों का शासन रहा। तो यहां से भी एक प्रश्न बनता है कि दिल्ली सल्तनत के सभी 5 राजवंशों में से सबसे अधिक लंबे समय तक जो शासन करने वाला वंश था, वो ये तुगलक वंश ही था। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश आते हैं। गुलाम वंश, जिसका शासनकाल रहा 1206 से 1290, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की थी, और इस गुलाम वंश का अंतिम शासक था क्यूमर्स। फिर उसके बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। इसका अंतिम शासक रहा था मुबारक शाह खिलजी। तुगलक वंश की स्थापना गाजी मलिक यानी ग्यासुद्दीन तुगलक ने की, और इसका अंतिम सुल्तान रहेगा नसरुद्दीन महमूद तुगलक। फिर उसके बाद सैयद वंश की स्थापना की जाएगी खिजर खां के द्वारा, और इस सैयद वंश का अंतिम सुल्तान साबित होगा अलाउद्दीन आलम शाह। और फिर लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी करेगा, और इसका अंतिम शासक रहेगा इब्राहिम लोधी, जिसको पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर 1526 में हरा देगा। तो ये तो एक मोटी मोटी जानकारी मैंने अभी आपको दी। अभी क्वेश्चन आएंगे, उनसे और अच्छी प्रकार से इन चीजों को समझने का हम प्रयास करेंगे। तो अभी क्वेश्चन क्या था कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की? तो आंसर हो जाएगा ग्यासुद्दीन तुगलक। अब देखिए, यहां पर कुछ नाम और भी हैं। मोहम्मद बिन तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है, और नसीरुद्दीन महमूद तुगलक है। ये नसीरुद्दीन महमूद तुगलक इसी तुगलक वंश का अंतिम शासक होगा। अब देखिए, इनसे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। बाकी के जो ऑप्शन हैं, इनको भी एक बार आप समझ लीजिए। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक, ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ये इसी ग्यासुद्दीन तुगलक का बेटा था। मोहम्मद बिन तुगलक ग्यासुद्दीन तुगलक का बेटा था। इसका जो वास्तविक नाम था वो था जूना खां। देखिए, जैसे ग्यासुद्दीन तुगलक का नाम क्या था? गाजी मलिक। ऐसे ही इस ग्यासुद्दीन तुगलक का बेटा था ये मोहम्मद बिन तुगलक, और इस मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम था जूना खां। और ये मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और विद्वान लेकिन बदकिस्मत सुल्तान माना गया है। अब इसको बदकिस्मत क्यों माना गया? भाई, ये बहुत ज्यादा अजीबो गरीब योजनाएं लेकर के आता था। इसने क्या किया? इसने अपने शासनकाल में दिल्ली से राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया। ये अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी ले गया, और वहां पर राजधानी का नाम रखा दौलताबाद। और इसके अलावा इसने अपने शासनकाल में तांबे के सिक्के चला दिए, सोने चांदी की जगह तांबे के सिक्के चला दिए, और ये योजना इसकी बुरी तरह विफल रही। और इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसकी वजह से इसे इतिहास में पागल, सनकी सुल्तान या विरोधों का मिश्रण भी कहा जाता है। लेकिन साथ ही साथ एक बात और भी ध्यान रखनी है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत का जो नक्शा था ना, यानी दिल्ली सल्तनत भारत में बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था। कहने का मतलब, दिल्ली सल्तनत का नक्शा पूरे भारत में सबसे बड़ा हो गया था इस मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। भाई, 5 वंश आए हैं, 5 वंश में बहुत सारे सुल्तान हुए हैं, लेकिन इन 5 वंशों में देखा जाए तो जो सबसे बड़ा साम्राज्य था सल्तनत काल में, वो मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय था।
यानी उत्तर से लेकर के दक्षिण तक पूरा भारत दिल्ली के लगभग अधीन आ गया था इसी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अभी आगे समझेंगे, पहले थोड़ी थोड़ी चीजों को समझते रहिए, वही चीज जब एक दो बार आपके सामने आएगी तो याद भी अच्छी तरीके से हो जाएगा। अब इसके बाद यहां पर एक और ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। देखिए ये फिरोज शाह तुगलक तीसरा मुख्य शासक था इस वंश का। पहला कौन हो गया? ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक के बाद इसका बेटा बना जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना, और फिर इसके बाद जो सुल्तान बनता है वो बनता है फिरोज शाह तुगलक। इस फिरोज शाह तुगलक की सबसे बड़ी खासियत है कि इसने अपने शासनकाल में नहरों का जाल बिछवा दिया, और इसने कई शहर जैसे जौनपुर, फिरोजाबाद और हिसार जैसे शहर भी बसाए। तो इसका शासनकाल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, ये इस तुगलक वंश का अंतिम शासक था। 1398 ईस्वी में मध्य एशिया से एक बहुत ही क्रूर शासक जिसका नाम था तैमूर लंग, उसने अटैक कर दिया था इसी नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में, और दिल्ली को बहुत बुरी तरह लूट लिया था तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में। और इसके बाद फिर धीरे धीरे लगभग ये तुगलक वंश खत्म हो गया था। अब देखिए, क्योंकि क्वेश्चन यहां से बहुत सारे बनेंगे और बहुत सारे फैक्ट हैं, तो मैं आपको एक बार थोड़ा थोड़ा एक टेबल के माध्यम से सभी चीजों को समझा देता हूं, जिससे कि यदि क्वेश्चन बनता है तो आप वहां पर गड़बड़ ना करें। आइए आगे बढ़ते हैं और एक बार तुगलक वंश के बारे में समझ लेते हैं। देखिए अभी हमने जाना कि तुगलक वंश का जो सबसे पहला सुल्तान था वो था ग्यासुद्दीन तुगलक। इसका मूल नाम था गाजी मलिक। इसका शासनकाल 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक रहा। तो देखिए इससे संबंधित जो फैक्ट हैं वो क्या क्या हैं। देखिए ये तुगलक वंश का संस्थापक था। प्रश्न आए कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो वो था ग्यासुद्दीन तुगलक। 1320 ईस्वी में इसने तुगलक वंश की स्थापना की। इसने डाक प्रणाली को व्यवस्थित किया। ग्यासुद्दीन तुगलक ने डाक प्रणाली को व्यवस्थित किया। इसके अलावा सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण कराने वाला ये पहला शासक था। बात को बहुत ध्यान से समझिए। यदि प्रश्न ये आ जाए कि सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक कौन था दिल्ली सल्तनत का, तो आंसर आ जाएगा ग्यासुद्दीन तुगलक। लेकिन यदि ये आ जाए कि नहरों का जाल बिछाने वाला, यानी नहरों का एक नेटवर्क बनाने वाला राजा कौन था, सुल्तान कौन था, तो तब नाम आएगा फिरोज शाह तुगलक का। उसने 5 प्रमुख नहरों का निर्माण कराया था। तो ग्यासुद्दीन तुगलक के बाद जो तुगलक वंश में अगला शासक है वो है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका मूल नाम था जूना खां। इसका शासनकाल रहा 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक। यहां से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? आपसे पूछा जा सकता है कि विरोधों का मिश्रण किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को ही विरोधों का मिश्रण कहा जाता है। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील भी कहा जाता है, इसको पागल राजा भी कहा जाता है, इसको रक्त पिपासु भी कहा जाता है। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसने अपने शासनकाल में की कि इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर दिया, साउथ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया से, उत्तर भारत से साउथ इंडिया, महाराष्ट्र के देवगिरी में अपनी राजधानी ले गया और उसका नाम रख दिया दौलताबाद। इसके अलावा इसे सिक्कों का राजकुमार भी कहा जाता है, प्रिंस ऑफ मनियर्स भी कहा जाता है, धनवानों का राजकुमार भी कहा जाता है। इसने एक और काम किया, इसने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे की सांकेतिक मुद्रा भी चलाई। तो इनसे प्रश्न कई बार आए हैं, कई बार बने हैं कि तांबे की सांकेतिक मुद्रा किसने चलवाई, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलवाई। ये योजना बुरी तरह विफल रही। आगे समझाऊंगा कि क्या गड़बड़ हुई। लोगों ने घरों में ही सिक्के बनाने शुरू कर दिए। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद इस वंश में जो तीसरा सुल्तान बना वो था फिरोज शाह तुगलक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका शासनकाल 1351 से 1388 तक रहा। यदि प्रश्न आ जाए कि सबसे ज्यादा नहरों का जाल किसने बिछवाया, तो सीधा उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। इसने 5 प्रमुख नहरों का निर्माण कराया था। इसके अलावा इसने स्थापना की थी दीवान ए खैरात नाम के डिपार्टमेंट की। इसने एक विभाग बनाया दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात एक दान विभाग था, यानी दान देने वाला डिपार्टमेंट। इसके अलावा इसने हिसार, जौनपुर और फिरोजाबाद जैसे कई शहर भी बसाए। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आता है कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला सुल्तान कौन था, तो वो ये फिरोज शाह तुगलक ही था। इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। आगे समझाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से जजिया कर क्या था और इसने कैसे कैसे इसको आरोपित किया। ठीक है, आगे समझेंगे। एक बार बस यहां पर इस टेबल को देख लेते हैं, जिससे कि आप क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से कर पाएं और आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो भी अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ जाए। इसके अलावा इस फिरोज शाह तुगलक ने एक सिंचाई कर, यानी एक इरिगेशन टैक्स भी लगाया, जिसका नाम था हक ए शर्ब। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि हक ए शर्ब नाम का सिंचाई कर लगाने वाला सुल्तान कौन था। और 5 बड़ी नहरों का निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने कराया। देखिए तुगलक वंश में स्टार्टिंग के ये 3 सुल्तानों को याद रखना है। वैसे तो हुए 8 हैं, और एक सबसे अंतिम शासक कौन था उसका याद रखना है। बाकी इसके अलावा और बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो चौथा सुल्तान आया वो था ग्यासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय। अब इसको द्वितीय हमने इसलिए कह दिया क्योंकि ऑलरेडी ग्यासुद्दीन तुगलक नाम का सुल्तान हो चुका है,
तो इसीलिए इतिहासकार कंफ्यूजन से बचने के लिए द्वितीय और तृतीय लगा देते हैं नाम के आगे। ठीक है, ये फिरोज शाह तुगलक का पोता था। इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, कोई नहीं पूछेगा ऐसे क्वेश्चन। जो एक बहुत ही कमजोर शासक साबित हुआ, जल्दी ही मार दिया गया। इसके बाद आता है फिर अबू बकर शाह 1389 से 1390। इसने भी बहुत कम समय के लिए गद्दी संभाली और इसे भी हटा दिया गया। इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। फिर आता है नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके शासनकाल में राज्य में कई विद्रोह हुए, सल्तनत कमजोर होने लगी। फिर इसके बाद अलाउद्दीन सिकंदर शाह, ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। इसने मात्र 1 या 1.5 महीने के लिए शासन किया, बीमारी के कारण इसकी भी मृत्यु हो गई। और फिर जो सबसे अंतिम शासक था वो था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक 1394 टू 1414, 1394 से 1414। ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। ये नाम याद रखना है, कई बार प्रश्न आया है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि कई बार ये प्रश्न आया है कि तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था। तो इसी के शासनकाल में, यानी नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के ही शासनकाल में 1398 ईस्वी में क्रूर आक्रमणकारी तैमूर लंग ने भारत पर भयानक हमला किया था और जिसने तुगलक साम्राज्य को लगभग खत्म ही कर दिया था। हालांकि उसके बाद भी शासन चलता रहा गिरते पड़ते, लेकिन तुगलक डायनेस्टी का जो बहुत बड़ा फैलाव था वो खत्म कर दिया था तैमूर लंग ने। और यहां तक कि 1394 के बाद, 1394 से लेकर के 1398 ईस्वी के बीच में, देखिए यहां पर आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि 1390 से 1394 तक तो ये नसरुद्दीन मोहम्मद शाह है, फिर ये अलाउद्दीन सिकंदर शाह भी आ गया, फिर 1394 में नसरुद्दीन महमूद तुगलक भी आ गया। बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। देखिए 1394 से लेकर के 1398 के बीच में, इन्हीं कुछ वर्षों में तुगलक साम्राज्य इतना ज्यादा बट गया कि एक ही समय में 2 सुल्तान भी शासन कर रहे थे। जैसे ये नसरुद्दीन महमूद तुगलक 1394 में बन गया था सुल्तान, तो ये तो दिल्ली से शासन कर रहा था नसरुद्दीन महमूद तुगलक। और इसी का चचेरा भाई भी था नुसरत शाह तुगलक। इसी नसरुद्दीन महमूद का एक चचेरा भाई था नुसरत शाह तुगलक, वो फिरोजाबाद से शासन कर रहा था। लेकिन इतिहास में मुख्य रूप से जो अंतिम शासक माना जाएगा वो नसरुद्दीन महमूद तुगलक को ही माना जाएगा, ना कि नुसरत शाह तुगलक को। अच्छा, जब हम चीजों को इतना अच्छे से पढ़ ही रहे हैं तो मैं एक चीज की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। देखिए इतिहास पढ़ते समय हर किसी के मन में ये सवाल आता है, आखिर हर दूसरा सुल्तान अपने नाम के आगे ग्यासुद्दीन, नसरुद्दीन, अलाउद्दीन, जलालुद्दीन ये नाम क्यों रख लेता था? तो देखिए इसके पीछे कहानी ये है कि ये वास्तव में उनके असली नाम नहीं होते थे, ये उनके बर्थ नेम नहीं थे, ये होती थी उनकी उपाधियां, उनके टाइटल्स, जिन्हें वे गद्दी पर बैठते समय धारण कर लेते थे। अब देखिए इन सभी में जैसे ग्यासुद्दीन में लास्ट में दीन है, इसी प्रकार नसरुद्दीन में भी लास्ट में दीन है, अलाउद्दीन में भी दीन है, जलालुद्दीन में भी लास्ट में दीन शब्द है। देखिए इस दीन या इस उद्दीन शब्द का मतलब होता है अरबी और फारसी में धर्म या आस्था, फेथ या रिलीजन। यहां इसका मतलब इस्लाम धर्म से था। होता क्या था कि इन सुल्तानों को अपनी जनता और सरदारों यानी अधिकारियों को यह दिखाना होता था कि वे धर्म के सबसे बड़े रक्षक हैं, इसलिए वे अपने नाम के साथ दीन जोड़ लेते थे। अब जैसे ये शब्द है ग्यासुद्दीन, इसमें ग्यास का मतलब होता है बचाने वाला, रक्षक या मददगार यानी सेवियर या हेल्पर, और फिर उसमें बाद में जुड़ गया दीन। तो इस ग्यासुद्दीन का पूरा मतलब क्या हुआ? धर्म का रक्षक या धर्म का मददगार। ऐसे ही जैसे नसीरुद्दीन है, इसमें नासिर का मतलब होता है विजेता या रक्षा करने वाला या सहायता करने वाला यानी डिफेंडर या विक्टोरियस। और फिर इस नसीरुद्दीन का पूरा मतलब क्या हुआ? भाई दीन का मतलब है धर्म या आस्था से, तो पूरा मतलब हुआ धर्म का रक्षक या धर्म को जीत दिलाने वाला। इस नसरुद्दीन वर्ड का मतलब हुआ। ऐसे ही अलाउद्दीन में लगा होता है अला, उस अला का मतलब होता है बुलंदी, महानता या गौरव यानी ग्लोरी। और अलाउद्दीन का फिर पूरा मतलब क्या हुआ? धर्म का गौरव या धर्म की महानता। तो इस तरह से ये टाइटल्स होते थे, ये कोई नाम नहीं होते थे। जब भी कोई शासक सुल्तान की गद्दी पर बैठता था तो इन नामों को लगा लेता था। जैसे आप एक और शब्द देखते हो, ये लगा हुआ है यहाँ पर शाह। ये जो शाह है ये एक फारसी शब्द है, इसका मतलब होता है राजा या सम्राट। शाह का मतलब, उम्मीद कर रहा हूं ये चीज भी आपको समझ में आ रही है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला क्वेश्चन है तुगलक वंश की स्थापना कब हुई? देखिए अभी अभी तो हमने समझा पहले ही प्रश्न में कि तुगलक वंश की स्थापना ग्यासुद्दीन तुगलक ने 5 सितंबर 1320 ईस्वी को की थी। अगला क्वेश्चन है तुगलकी फरमान कहावत तुगलक वंश के किस शासक के पागल भरे फरमानों के कारण प्रचलित हुई? द प्रोवर्ब तुगलकी फरमान became popular due to the crazy edicts of which ruler of the तुगलक डायनेस्टी? ऑप्शंस हैं ग्यासुद्दीन तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक एंड मोहम्मद बिन तुगलक। अब बात को ध्यान से समझिए, अभी मैंने आपको बताया था पागल राजा कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। इसी मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर कहावत बनी थी तुगलकी फरमान की। आइए इस बात को समझते हैं। देखिए जैसे आज के समय में जब कोई भी सरकार या कोई अधिकारी या ऑफिस का कोई बॉस
बिना सोचे समझे अचानक ही कोई ऐसा अजीब या तानाशाही वाला आदेश जारी कर देता है जिससे सबको परेशानी होती है, तो लोग आम बोलचाल में कह देते हैं भाई ये तो तुगलकी फरमान है। और ये मशहूर कहावत सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के फैसलों के कारण ही इतिहास में अमर हुई है, वहीं से ये कहावत चली है। आइए इस बात को थोड़ा समझने का और प्रयास करते हैं। देखिए कहानी कुल मिलाकर के ये है, मोहम्मद बिन तुगलक वैसे तो अपने समय का सबसे पढ़ा लिखा और बुद्धिमान राजा था। देखिए सल्तनत काल में जितने भी राजा हुए हैं ना, उनमें जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और विद्वान राजा था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। लेकिन उसके साथ दिक्कत ये थी कि वह जमीनी हकीकत को समझे बिना, ग्राउंड रियलिटी को समझे बिना अपनी योजनाओं को अचानक और बहुत सख्ती से लागू कर देता था। अचानक से कोई योजना वो लागू कर देता था और वो ये नहीं सोचता था कि इस योजना का क्या प्रभाव पड़ेगा। और जब वे योजनाएं पूरी तरह विफल हो जाती थी, फेल हो जाती थी, तो फिर जनता को उनका भारी नुकसान उठाना पड़ता था। जैसे मैं आपको इसके दो सबसे बड़े एग्जाम्पल देता हूं, मोहम्मद बिन तुगलक के दो सबसे बड़े फैसले, दो सबसे बड़े फरमान जिन्होंने इस कहावत को जन्म दिया, तुगलकी फरमान को जन्म दिया। देखिए हुआ क्या, इसने क्या किया, पूरी दिल्ली को दक्षिण भारत तक पैदल चला दिया, इसने राजधानी बदल दी। सुल्तान ने यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने अचानक आदेश दिया कि दिल्ली अब राजधानी नहीं रहेगी, बल्कि दक्षिण भारत में स्थित दौलताबाद नई राजधानी होगी। उसने सिर्फ सरकारी दफ्तर नहीं बदले, बल्कि दिल्ली के सभी आम नागरिकों, बूढ़ों, बच्चों और अपाहिजों तक को कड़कती धूप में सैकड़ों किलोमीटर दूर दौलताबाद पैदल चलने का हुक्म दे दिया। अब इस सफर में हजारों बेकसूर लोग मारे गए। कुछ ही समय बाद सुल्तान को लगा कि वहां से राज चलाना मुश्किल है। भाई सीधी सी बात है, जब दिल्ली से साउथ इंडिया नहीं संभल पा रहा, तो साउथ इंडिया से दिल्ली यानी नॉर्थ इंडिया कैसे संभल जाएगी। उसको फिर फील हुआ कि यहां से तो अब दिल्ली को संभालना मुश्किल है। तो फिर उसने एक और नया फरमान सुना दिया, चलो सब वापस दिल्ली लौट चलो। और इसी तरह इसकी एक और सनक भरी योजना थी, जो थी घर घर में नकली सिक्के बनने लग गए। इसकी तांबे की मुद्रा, जिसको हम सांकेतिक मुद्रा भी कहते हैं, सुल्तान ने सोने चांदी की कमी को देखते हुए तांबे और पीतल के सिक्के चलाए और कहा कि इनका मूल्य भी सोने चांदी के सिक्कों के बराबर ही माना जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने कह दिया कि इनकी वैल्यू भी सोने चांदी के सिक्कों के बराबर ही मानी जाएगी। लेकिन हुआ यह कि वो सिक्कों को बनाने की सरकारी टेक्निक पर नियंत्रण भूल गया। नतीजा ये हुआ कि लोगों ने अपने अपने घरों में तांबे के बर्तन पिघलाकर नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए और पूरा बाजार नकली सिक्कों से भर गया और व्यापार ठप हो गया। फिर अंत में मोहम्मद बिन तुगलक को अपना यह आदेश भी वापस लेना पड़ा। तो मोहम्मद बिन तुगलक के इन्हीं सनक भरे फरमानों, सनक भरी योजनाओं के कारण ही ये तुगलकी फरमान वाली कहावत चल पड़ी। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली। मैंने अभी बताया कि राजधानी चलेगी थी दिल्ली से दौलताबाद। 1327 ईस्वी में 1327 में इसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली से देवगिरी राजधानी कब स्थानांतरित की गई। मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी इन द ईयर। अब देखिए यहां समझिए, देखिए इसने इसी देवगिरी का नाम बदल करके दौलताबाद कर दिया था। बात एक ही है, इससे कंफ्यूज मत हो जाना। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को बदल दिया। अब देखिए यहां पर ऑप्शन दो आ रहे हैं, एक तो 1326-27, एक 1327-28। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो 1326-27 होगा, 1326-1327 होगा। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। आइए समझते हैं इस चीज को। देखिए विभिन्न पुस्तकों के अनुसार 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तित की। लेकिन यदि क्वेश्चन ऐसे आता है, मतलब आपको दो ईयर दिए जाते हैं, तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा 1326 टू 1327। देखिए इसने किया क्या कि उस समय देवगिरी राज्य दक्षिण भारत में स्थित था, जो वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में है। ये वर्तमान में महाराष्ट्र में है। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया और इसे राजधानी बना दिया। अब ऐसा करने का कारण क्या था। अब देखिए इसमें मोहम्मद बिन तुगलक का क्या पक्ष था, ऐसा उसने क्यों किया, उसने राजधानी को क्यों बदला। इसके पीछे ये बात ये थी कि उस समय तुगलक साम्राज्य पूरे भारत में फैल चुका था। मैंने अभी आपको बताया था एक क्वेश्चन में कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य था, जो नक्शा था, वो सबसे ज्यादा फैला हुआ था। तो तुगलक साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक के समय पूरे भारत में फैल चुका था और दिल्ली नक्शे में बिल्कुल उत्तर की तरफ थी, बिल्कुल नॉर्थ की तरफ थी, जहां से सुदूर दक्षिण में यानी साउथ पर नजर रखना मुश्किल था। अब जो देवगिरी था वो इसके साम्राज्य के बीचों बीच था। जो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य हुआ करता था वो इसके बीच में था लगभग। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक को लगा कि यहां से उत्तर और दक्षिण यानी नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ से अच्छे से शासन किया जा सकता है। इसके अलावा दिल्ली पर हमेशा उत्तर पश्चिम से, नॉर्थ वेस्ट से मंगोल आक्रमणकारी भी अटैक करते रहते थे, यानी दिल्ली पर मंगोल आक्रमणकारियों का खतरा भी मंडराता रहता था। लेकिन साउथ में यानी दक्षिण में स्थित देवगिरी इन हमलों से पूरी तरह सुरक्षित था। तो यह कारण था कि इसने राजधानी को स्थानांतरित कर दिया। लेकिन अब ये योजना विफल क्यों हुई, फेल क्यों हो गई।
अब योजना कागज पर तो बहुत अच्छी थी, लेकिन सुल्तान ने इसे बहुत ही क्रूरता और हड़बड़ी से लागू किया। उसने दिल्ली की पूरी जनता को जबरन सैकड़ों किलोमीटर दूर दौलताबाद पैदल चलने का हुक्म दे दिया, और रास्ते की दिक्कतों और गर्मी के कारण आधे से ज्यादा लोग रास्ते में ही मर गए। और जब मोहम्मद बिन तुगलक वहां पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि जैसे दिल्ली में बैठकर दक्षिण को नहीं संभाला जा सकता, वैसे ही दौलताबाद में यानी साउथ में बैठकर उत्तर भारत पर, नॉर्थ इंडिया पर नियंत्रण रखना असंभव है। अपनी गलती मान करके फिर उसने 1335 ईस्वी के आसपास सबको वापस दिल्ली लौटने का आदेश दे दिया। इस पूरी यात्रा और दिल्ली के उजड़ने का आंखों देखा हाल एक बहुत ही मशहूर विदेशी यात्री रहे इब्न बतूता, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही मोरक्को से दिल्ली आए थे, भारत आए थे। इन्होंने अपनी किताब रिहला में लिखा है कि जब सुल्तान ने दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया तो दिल्ली इतनी सुनसान हो गई थी कि वहां घरों से धुआं तक नहीं निकल रहा था और शहर में सिर्फ कुत्ते और बिल्लियां ही बचे थे। एक बात ध्यान रखिएगा, प्रश्न में कई बार पूछा जाता है कि इब्न बतूता की पुस्तक का क्या नाम है, तो उसका नाम है रिहला। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश व दिल्ली की सत्ता को मंगोल आक्रमणों से बचाने के लिए इसके संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक ने किस नगर का निर्माण करवाया था? तो देखिए, ग्यासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नगर को बसाया था। आइए इस बात को अच्छी प्रकार से समझते हैं। देखिए, ग्यासुद्दीन तुगलक सुल्तान बनने से पहले कई वर्षों तक उत्तर पश्चिम सीमा पर मंगोलों से लड़ता रहा। नॉर्थ वेस्ट में ये मंगोलों से लड़ता रहा। ये मंगोल ज्यादातर नॉर्थ वेस्ट से ही, जहां आज वर्तमान में पाकिस्तान है, इस तरफ से ही ये ज्यादातर अटैक करते थे, अफगानिस्तान वाली साइड से। और इस ग्यासुद्दीन तुगलक ने बहुत ही लंबे समय तक मंगोलों को भारत से खदेड़ा था, और वो अच्छी तरह से जानता था कि मंगोल आक्रमणकारी कितने क्रूर हैं और कितने खतरनाक हैं। जब 1320 ईस्वी में इसने तुगलक वंश की स्थापना की, यानी वो दिल्ली का सुल्तान बना, तो उसने सबसे पहले दिल्ली की सुरक्षा को एक अभेद किले जैसा बनाने का फैसला किया। अभेद का मतलब होता है ऐसा जिसको कोई तोड़ ना सके। तो फिर इसने क्या किया? इसने किया ये कि दिल्ली के पुराने शहरों से थोड़ी दूर पहाड़ी इलाके पर उसने भारी भरकम पत्थरों की ऊंची और बेहद चौड़ी दीवारों वाला एक नया शहर बसाया, जिसे तुगलकाबाद नाम दिया। यहां उसने एक विशाल किला भी बनवाया, ताकि अगर कभी मंगोल अचानक हमला कर दें तो सल्तनत की सेना और नागरिक इस सुरक्षित किले के अंदर रहकर मुकाबला कर सकें। इसकी दीवारें इतनी मोटी थी कि उस जमाने के हथियारों से उन्हें गिराना भी नामुमकिन था। लेकिन एक मजेदार बात मैं आपको यहां बताना चाहता हूं। देखिए, जब इसने इस किले को बनवाया या इस नगर को बनवाया तुगलकाबाद को, तो इससे जुड़ा एक हजरत निजामुद्दीन औलिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्सा भी है। देखिए, जब सुल्तान ग्यासुद्दीन तुगलक इस किले को बनवा रहा था, तो ठीक उसी समय दिल्ली में एक प्रसिद्ध सूफी संत थे, हजरत निजामुद्दीन औलिया। शायद यदि आपने इतिहास को सही से पढ़ा है तो आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया अपने आश्रम में एक बावली का निर्माण करवा रहे थे, कुएं का निर्माण करा रहे थे, ऐसा मान लीजिए। और सुल्तान ये चाहता था कि दिल्ली के सारे मजदूर सिर्फ और सिर्फ उसके किले में ही काम में लगे। ग्यासुद्दीन तुगलक चाहता था कि दिल्ली के जितने मजदूर हैं वो किसी और का काम ना करें, जितने भी दिल्ली में मजदूर हैं वो सब के सब इस किले को बनाने में लग जाएं, तुगलकाबाद वाले किले को। अब ऐसा करवाने के लिए उसने क्या किया कि उसने मजदूरों के हजरत निजामुद्दीन औलिया के यहाँ काम करने पर रोक लगा दी। अब जो मजदूर थे वो हजरत निजामुद्दीन औलिया का बहुत सम्मान करते थे, इसलिए वे दिन में तो सुल्तान ग्यासुद्दीन तुगलक के किले पर काम करते थे, और रात को छिपकर वो तेल के दिए जलाकर, भाई रात को तेल के दिए जलाते थे तो उससे रोशनी हो जाती थी, और फिर वो औलिया जी के लिए, हजरत निजामुद्दीन औलिया के लिए बावली का कुएं का निर्माण करते थे। जब ये बात सुल्तान को पता चली तो उसने गुस्से में दिल्ली में तेल की बिक्री पर रोक लगा दी, ताकि रात को दिए न जल सकें। और इसी टकराव से दुखी होकर हजरत निजामुद्दीन औलिया ने इस तुगलकाबाद किले के लिए एक पंक्ति कही थी, या रहे उजाड़ या बसे गुजर। यानी ये भव्य किला या तो हमेशा उजाड़ यानी खंडर रहेगा, या फिर यहां सिर्फ चरवाहे आकर रहेंगे। और फिर बाद में ग्यासुद्दीन तुगलक की मौत के तुरंत बाद ही उसके बेटे यानी जूना खान ने इस किले को छोड़ दिया, और आज तक दिल्ली में ये एक वीरान खंडर की तरह है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा था, तुगलक वंश का अंतिम शासक का नाम था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक तुगलक वंश का सबसे अंतिम राजा था, अंतिम शासक था, अंतिम सुल्तान था। इसके समय तक आते आते राजा की यानी सुल्तान की ताकत बहुत कम हो चुकी थी, और उसके बड़े बड़े अधिकारी और गवर्नर अपनी मनमानी करने लगे थे। नसीरुद्दीन महमूद के समय तुगलक साम्राज्य इतना छोटा हो गया था कि दिल्ली के लोग मजाक में एक बात कहते थे कि शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली है। पालम आज के समय में दिल्ली का
हवाई अड्डा यानी एयरपोर्ट वाला इलाका है, जहां जो मुख्य दिल्ली से सिर्फ कुछ ही किलोमीटर दूर है। कहने का मतलब, इसका मतलब था कि बहुत बड़े साम्राज्य का शासक तो वह नाम का था, बहुत बड़े साम्राज्य का सुल्तान तो वह नाम का था, असल में उसका जो शासन था वो सिर्फ महल के आसपास के इलाके तक ही सिमट गया था। और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि नसरुद्दीन महमूद तुगलक का शासनकाल इसलिए भी फेमस है क्योंकि इसी के समय 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का भयानक आक्रमण हुआ। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के ही समय इतिहास की सबसे बड़ी और विनाशकारी घटना घटी, जब मध्य एशिया के समरकंद से एक बेहद क्रूर और खूंखार आक्रमणकारी तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कर दिया। जब तैमूर अपनी विशाल सेना लेकर दिल्ली के करीब पहुंचा तो सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद तुगलक मुकाबला करने की बजाय डरकर अपनी जान बचाने के लिए दिल्ली छोड़ करके भाग गया। तैमूर लंग की सेना ने दिल्ली में प्रवेश किया और कई दिनों तक भयंकर लूटपाट और कत्लेआम मचाया। दिल्ली को पूरी तरह कंगाल और वीरान करने के बाद तैमूर लंग वापस लौट गया। हालांकि कुछ समय बाद नसीरुद्दीन महमूद तुगलक वापस दिल्ली लौट आया और कुछ साल और शासन किया, लेकिन तुगलक वंश की बची कुची ताकत पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और 1412 से 1414 के आसपास इसकी मृत्यु भी हो गई और तुगलक वंश का अंत हो गया। इस क्लास में अभी यहीं तक रखते हैं। मैंने आपको बहुत सारे फैक्ट समझा दिए, मैं सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा यूनिट 2 के। क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए इसको छोटा ही रखते हैं। अब इसके बाद यही एमसीक्यू वाली जो सीरीज है ये क्लास नंबर 7 में जारी रहेगी। यूनिट 2 के ही एमसीक्यू हम करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा आपको चीजें अच्छी प्रकार से समझ में आ रही हैं। यहीं से आगे हम बढ़ेंगे अगली क्लास में। और आप ये मत समझना कि ये क्वेश्चन बहुत थोड़े से थे, ये बहुत थोड़े से क्वेश्चन नहीं थे। इनके अंदर जितने मैंने आपको फैक्ट बता दिया आप पाएंगे कि इन्हीं से क्वेश्चन कितने सारे पूछे जाएंगे। तो इस वाली क्लास में यहीं तक। अब आपसे क्लास नंबर 7 में मिलेंगे। सभी क्लासेस को सीक्वेंस वाइज देखना है तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर के आराम से अपने हिसाब से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच ये क्लास देखने के लिए।